खुशामदीद एक बार फिर मेरे चैनल में। मैं हूं एजुकेटर आबिद। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपका सिक्स्थ चैप्टर यानी एट्थ हिस्ट्री का सिक्स्थ चैप्टर व्यूअर्स आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स को आज मैं पूरे तौर पर इसका सॉल्यूशन पार्ट जो है यानी क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने इस चैप्टर का जो लेसन जो चैप्टर के ऊपर मैंने डिस्कस करा है पूरे तौर पर हर एक पॉइंट को समझाने की कोशिश करी है, आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो पर आइए ताकि आपको इन क्वेश्चनों को इस सॉल्यूशन पोर्शन को समझने में आसानी हो जाए। So let's begin from question number 1. Your first question is that is what kinds of cloth had a large market in Europe? यानी कि यूरोप में किस किस्म के कपड़े की एक बड़ी मार्केट थी। किस किस किस्म के जो कपड़े जो थे वो यूरोपियन मार्केट में जो अहम थे। कॉटन एंड सिल्क हैड ए लार्ज मार्केट इन यूरोप। कॉटन और सिल्क यानी कि कपास और रेशम जो था इसकी मार्केट तो यूरोप में ही थी। इसके अलावा डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ इंडियन टेक्सटाइल वर सॉलिड इन यूरोपियन मार्केट्स। यानी कि कॉटन और सिल्क के अलावा ये तो यूरोपियन जो मार्केट थी उसमें तो इसका लार्ज पार्ट था ही, लेकिन उसके अलावा डिफरेंट मुख्तलिफ वैरायटीज़ ऑफ काइंड्स टेक्सटाइल वर सॉलिड इन यूरोपियन मार्केट्स में। जैसे इंडियन वैरायटी जो वहाँ पे यूरोपियन मार्केट्स में थी वो क्या क्या थी। एक थी आपके पास चिंट, क्या पढ़ेंगे इसको हम चिंट, और दूसरा आपका कौन सी वैरायटी थी कोसाज, और तीसरा आपका क्या था बंदाना, और चौथा जो आपका था वो था जामदानी। इंडियन प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल वर आल्सो फेमस इन इंग्लैंड। हिंदुस्तान का जो छपाई हुआ यानी कि छापा हुआ प्रिंटेड किया हुआ जो टेक्सटाइल जो था, जो हाथ से बनाया गया कपड़ा जो था, ये काफ़ी फेमस था इंग्लैंड में फॉर देयर एक्सक्लूसिव फ्लोरा डिज़ाइन, क्योंकि उसके फूलों के बहुत ही निहायत खूब तौर से जो है उस पर जो है डिज़ाइन करे गए थे। किसके ऊपर जो टेक्सटाइल था, टेक्सचर्स एंड इन एक्सपेंसिवनेस, यानी कि काफ़ी कीमती तौर पर जो है उसके उनके ऊपर जो कपड़ा यहाँ का हाथ से बुना हुआ था काफ़ी अच्छी तरह से उनके ऊपर जो थे नक्शे वगैरह जो थे बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज दैट इज़ व्हाट इज़ जमदानी। व्हाट इज़ जमदानी देख लीजिए। जमदानी इज़ ए फाइन मसलिन on which decorated motifs are woven on the loom typically in grey and white। अब देख लीजिए जामदानी क्या है, ये एक मलमल है। क्या है ये एक क्या है, ये एक तरह से क्या है, ये एक सूती मलमल है, और उस सूती मलमल को जो है डेकोरेट किया गया है मोटिव्स क्या होता है, अलग अलग तस्वीरें जो है उन पे बनाई गई है। मोटिव्स आर वोवन ऑन द लूम, और इसको जो है तस्वीर कशी इसके ऊपर करी गई है, जो क्या थी जो ग्रे और वाइट में उसके ऊपर जो है तस्वीरें बनाई गई हैं। ऑफन ए मिक्सचर ऑफ कॉटन एंड गोल्ड थ्रेड वाज यूज्ड, तो जो उसके ऊपर जो है मोटिव्स बनाई गई है, तस्वीरें बनाई गई है मसलिन कपड़े के ऊपर, वो जो थी वो किस उसमें गोल्ड का धागा और कॉटन यानी कि कपास का धागा इस्तेमाल करा गया है। वाज यूज्ड एज इन द क्लॉथ इन द पिक्चर। तो आप जब जिस वक्त मैंने लेसन डिस्कस करा है वहाँ पे आप देख लीजिए, वो जो पिक्चर्स पे आपको पिक्चर दिखाई गए वहाँ पे आप देख सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ जमदानी वर दक्कन इन बंगाल एंड लखनऊ इन दी यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो ज़्यादातर जो है जो जमदानी की जो टेक्सटाइल जो था, जो कपड़ा हाथ से बने हुए थे दक्कन यानी बंगाल में, और उसके अलावा लखनऊ में यूनाइटेड प्रोविंस में जो है उसकी बुनाई की जाती थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज योर दैट इज़ व्हाट इज़ बंदना। बंदना देखो सिंपली मीन्स क्या होता है बांधना, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएट जो होता है बंदना। अब देख लीजिए बंदनाज आर एनी ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ फॉर द नेक और हेड। और ये वो कपड़ा होता है, कलरफुल कपड़ा होता है, चमकीला होता है, जिसको प्रिंट करा जाता है। स्कार्फ जिसको आप लोग कहेंगे, जिसको हम नेक और हेड को बांधने के लिए जो रुमाल आपको होता है इस्तेमाल करते हैं। ओरिजिनली द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बंधना यानी कि बांधना, हिंदी फॉर टाइंग।
को इसको हम बांधते हैं, रेफर टू ए वैरायटी प्रोड्यूस थ्रू ए मेथड ऑफ टाइपिंग एंड डाइंग। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बांधना, यानी कि एक तरह का स्कार्फ जो था उस वक़्त बनाया जाता था और उसके बाद जो है इसको इस्तेमाल करा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, हु आर एग्रेया, हु आर एगेरिया। तो एगेरिया कौन थे? ए ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन, वुमेन और ये ग्रुप ऑफ वुमेन और मैन और वुमेन थे जो फार्मिंग ए कम्युनिटी ऑफ आयरन स्मेल्टर्स। जो लोग किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? फार्मिंग ए कम्युनिटी ऑफ आयरन एंड स्मेल्टर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उन्हीं को हम लोग क्या कहते थे? एगेरिया कहा जाता था। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, द वर्ड चिंट कम्स फ्रॉम द वर्ड जिसको हम कहते हैं चिंटीज। क्या कहेंगे? छिहिंटीज। अब देखिए, टीपूज स्वॉर्ड वाज मेड ऑफ वोज्ड स्टील से टीपू सुल्तान की वोज्ड क्या था? इट इज़ ये एक टाइप का फेमस टाइप का एक क्या था? स्टील था जिससे टीपू सुल्तान की तलवार बनाई गई थी। इंडियाज़ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन इन द 19th सेंचुरी। हिंदुस्तान का जो टेक्सटाइल था एक्सपोर्ट यानी कि वो यहाँ से डिक्लाइन कब करा गया? 19th सेंचुरी में। क्वेश्चन नंबर 6 है आपको, हाउ डू द नेम्स ऑफ डिफरेंट टेक्सटाइल्स टेल अस अबाउट देयर हिस्टोरियंस। अब देख लीजिए, जो भी टेक्सटाइल यहाँ पे जो है मुख्तलिफ तरह का इस्तेमाल करा जाता था, उसको तारीख़ में किस तरह से उनके नाम जो हैं वो बताए गए हैं। मुख्तलिफ टेक्सटाइल के नाम हमें अपनी तारीख़ के बारे में कैसे बताते हैं, यानी कि द डिफरेंट टेक्सटाइल लाइक द मुस्लिन, चिंट, कैल्कियो एंड बंदना हैव ए हिस्ट्री टू देयर नेम। अब देख लीजिए, ये तरह तरह के डिफरेंट तरह के जो टेक्सटाइल यहाँ पे इस्तेमाल करे जाते थे। सबसे पहले हम देखेंगे मुस्लिन। तो मुस्लिन की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? द क्लॉथ वाज नेम्ड आफ्टर द यूरोपियन ट्रेडर्स। इसका नाम जो दिया था यूरोपियन ट्रेडर्स ने दिया था। हु सॉ 5 टाइप्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। उन्होंने 5 तरह के कॉटन टेक्सटाइल, कपास के टेक्सटाइल देखे थे। कैरिड बाय द अरब ट्रेडर्स, जिनको किन्होंने लाया था? अरब ट्रेडर्स लेन आया था। इन मोसूल, मोसूल क्या है? एक जगह है जो इराक में है। द नेम्ड ऑल वुवन टेक्सटाइल एज मोस्लिन आफ्टर दैट। तो इसी तरह से इसका नाम जो है मोस्लिन पड़ा गया। आप देख लीजिए, आपके पास क्या है? चिंट। दिस इज derived from a Hindi name called the chintz which is small piece of cloth। ये एक small piece of cloth होता है with flora design, जिसके ऊपर फूलों से डिज़ाइन करा हुआ होता है। और कैल्कियो क्या होता है? ये पोर्टुगीज came to Calcutta first in search of the species। और जब काली को क्या है, जब जो पोर्टुगीज़ जो हैं वो पहली बार जब कलकत्ता में यहाँ के मसालों की खोज की तलाश में आए, हाउएवर द कॉटन टेक्सटाइल दे टुक बैक फ्रॉम कलकत्ता टू स्पेन वाज कॉल्ड द। और जब उनको कालीकट से जब उनको स्पेन इस मसाले को लिया गया तो उसी को कहा जाता है कैल्कियो, यानी कि ओरिजिन ऑफ द थिंग्स, कहाँ से इन चीज़ों को जो है निकाला गया है। अब देख लीजिए बांधना। अब देख लीजिए बांधना क्या है? द टर्म ड्राइव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड जिसको हम कहते हैं बांधना। बांधना यानी कि अपने आप को बांधना। दिस इट इज़ ए स्कार्फ। ये एक तरह का क्या है? रुमाल है, एक तरह का जो है रुमाल होता है विद प्रिंट्स, इसके ऊपर प्रिंट किया हुआ होता है। इट इज़ मेड फॉर हेड और ए नेक के लिए बनाया गया होता है। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 7 इज योर, दैट इज़ वाई डिड द वूल एंड सिल्क प्रोड्यूसर्स इन इंग्लैंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इन द अर्ली 19th सेंचुरी। क्यों जो है ये क्या कहते हैं? वाई डिड द वूल, क्यों जो है यहाँ पे क्या कहते हैं हम, इंग्लैंड में ऊन और रेशम के प्रोड्यूसर ने 18वीं सदी में क्यों वहाँ पे जो है एहजाज करा? किसके खिलाफ? हिंदुस्तान के टेक्सटाइल के खिलाफ, जो हिंदुस्तान से इंपोर्ट करा जाता था इंग्लैंड में। द वूल एंड सिल्क प्रोड्यूसर इन इंग्लैंड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इंपोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन द अर्ली 18th सेंचुरी। तो अर्ली 18th सेंचुरी में यानी कि 18वीं सदी के अविल पीरियड में क्या होता है, मतलब यानी कि आगाज़ में ही क्या होता है, जो इंग्लैंड के जो सिल्क और वूल के प्रोड्यूसर जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट करा। क्यों करा था? बिकॉज ड्यू टू द फेम ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, क्योंकि हिंदुस्तान का जो टेक्सटाइल था वो काफ़ी फेम था यूरोप में, यूरोप की मार्केट में। और क्योंकि वो उसके ऊपर जो है टू देयर डिज़ाइन एंड देयर प्राइजेज और डिज़ाइन की वजह से दे वर अनएबल टू कम्पीट विद देम। तो ये जो हिंदुस्तान का जो टेक्सटाइल
टेक्सटाइल था जो हाथ से कपड़ा बुना हुआ था, जिसके तरह तरह के डिज़ाइन करे गए थे, मतलब जिसमें क्या कहते हैं सोने और जो है रेशम के धागों से उसके ऊपर नक्शा निगारी की गई थी, फूल वगैरह उस पर तस्वीरें बनाई गई थी। ये काफ़ी कम्पीट कर रहा था यूरोपियन मार्केट में। द इंग्लिश वूल एंड सिल्क प्रोड्यूसर्स वांटेड ए बैन ऑन इंडियन टेक्सटाइल, और वहाँ के जो इंग्लैंड के जो वूल और सिल्क को प्रोड्यूसर करने वाले जो लोग थे, इन्होंने प्रोटेस्ट करा और वो चाहते थे कि ये इंडियन टेक्सटाइल वहाँ पे बैन होना चाहिए, सो दैट दे कुड ग्रो इन इंग्लैंड। क्योंकि वो अगर जब हिंदुस्तान के इस टेक्सटाइल को जो है बैन करा जाए तो ये जो टेक्सटाइल जो है हम वहीं पे ग्रो करेंगे और वो जो है काफ़ी बिकेगा। फॉलोइंग दिस द स्पेनिंग जेनी वाज आल्सो इंट्रोड्यूस इन द यूरोपियन मार्केट। तो फॉलोइंग दिस, इसको फॉलो यानी कि हिंदुस्तान की टेक्सटाइल को फॉलो करने के लिए उन्होंने क्या करा, स्पेनिंग जेनी को जो इंट्रोड्यूस करा यूरोपियन मार्केट में। अब देख लीजिए क्वेश्चन ही आपका था क्यों जो है, यानी कि व्हाई डिड द वूल, वहाँ के ऊन और रेशम को प्रोड्यूस करने वाले लोगों ने क्यों एहतजाज करा हिंदुस्तान टैक्स से। यही वजह थी क्योंकि यहाँ का जो था काफ़ी बढ़िया था और यहाँ के यूरोपियन मार्केट में इसका काफ़ी जो था काफ़ी मतलब जो था इसका क्रेज़ था। वहाँ के लोग जो थे इसी तरह के डिज़ाइन जो इंडियन टेक्सटाइल से बनाया गया था, इस तरह के डिज़ाइन, और इसका प्राइस भी कम होता होगा, तो जिसकी वजह से वो वहाँ का जो है यानी कि यूरोपियन टेक्सटाइल जो है, यूरोपियन का जो सिल्क और क्या कहते हैं हम सिल्क और ऊन जो था वो यहाँ के टेक्सटाइल, हिंदुस्तान के टेक्सटाइल से compete नहीं कर पाया। हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन इफेक्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूस इन इंडिया। किस तरह से जो डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज ब्रिटेन में वो अफेक्ट कर गई हिंदुस्तान के टेक्सटाइल पर। देयर वर सेवरल चैलेंजेस फॉर टेक्सटाइल प्रोड्यूस इन इंडिया। हिंदुस्तान में जो टेक्सटाइल बनाया जाता था यानी कि हाथ से जो कपड़ा बुना जाता था उसमें काफ़ी चैलेंजेस आ गई। दे हैड टू कम्पीट विद इंग्लैंड कॉटन इंडस्ट्रीज बोथ इन इंग्लैंड एंड इन इंडिया, क्योंकि इसको जो था पहला मुकाबला करना पड़ता था, इसका कम्पीट था इंग्लिश कॉटन जो था, इंग्लिश कॉटन इंडस्ट्रीज के साथ भी, इंग्लैंड और इंडिया के साथ भी इसको कम्पीट करना पड़ता था। उसके बाद ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज एक्सपेंडेड विच लीड टू द श्रिंकेज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स। तो ब्रिटिश का जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी वो काफ़ी फैल गया था और हिंदुस्तान की जो इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर जो थी वो काफ़ी सुकड़ गई थी, तो काफ़ी कम हो गई थी। थाउजेंड्स ऑफ इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स वर आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और बहुत सारे हिंदुस्तान के जो इंडियन टेक्सटाइल जो प्रोड्यूस करते थे उनको एम्प्लॉयमेंट से निकाला गया, आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो हो गए, उनको जो है जॉब से निकाला गया, बिकॉज द ब्रिटिश टुक ओवर द मार्केट विद देयर इंडस्ट्रीज। तो उसकी जगह किन्होंने लिया था, यानी कि उसकी जगह कौन लोग वहाँ पे आ रहे थे, वो ब्रिटिशर ने जो था उन्होंने संभाल लिया था। यानी कि सिंपली आपने इस क्वेश्चन में क्या देखना है, हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज, किस तरह से कॉटन की इंडस्ट्री जो है ब्रिटेन में जो है काफ़ी फैल गई और हिंदुस्तान की टेक्सटाइल पर जो है काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो सबसे पहले हम देखते हैं तरह तरह की, पहला हमने यही देखा क्योंकि हिंदुस्तान के टेक्सटाइल को इंग्लैंड इंडिया में भी दोनों जगह जो था कम्पीट करना पड़ता था, और उसके अलावा ब्रिटिश कॉटन जो इंडस्ट्रीज जो थे काफ़ी फैल गई थी और हिंदुस्तान की काफ़ी श्रिंक हो गई थी। उसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो थे, जो टेक्सटाइल इंडियन टेक्सटाइल थे प्रोड्यूस करते थे, उनको नौकरियों से निकाला गया, और उसकी वजह से जो था ब्रिटिश जो थे ओवरऑल जो कुछ भी मतलब ओवरऑल जो ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज थी उसको संभाल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, वाई डिड द इंडियन आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री decline in the 19th century। सिंपली आप देख लीजिए, why did the Indian iron smelting industry decline in the 19th century में, यानी कि 19वीं सदी में हिंदुस्तान की जो आयरन की जो इंडस्ट्री थी वो क्यों डिक्लाइन हो गई, क्यों घट गई, क्यों कम हो गई, क्यों बर्बाद हो गई। There are the following reasons that lead to the decline of the iron smelting industry in the 19th century। 19th century में जो हैं इस तरह के रीज़न वजूहात रहे हैं हिंदुस्तान की आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री को डिक्लाइन होने में। पहला पॉइंट क्या है, इंडियन स्मेल्टर्स कुड नॉट गेट चारकोल ड्यू टू द फॉरेस्ट लॉ इम्पोज ऑन देम। अब देख लीजिए हिंदुस्तान के जो यानी कि इंडियन स्मेल्टर जो थे, जो मतलब क्या कहते थे, इंडियन स्मेल्टर्स जो थे वो उनको जो है चारकोल हासिल करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। जब
ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है फॉरेस्ट लॉ को इम्पोज करा। चारकोल इज़ एन एसेंशियल, चारकोल जो क्या था, कोयला, कोयला जो जलाने के काम वो इस्तेमाल करते थे, किसको, मतलब इंडियन यानी कि आयरन स्मेल्टिंग करने के लिए जो चारकोल इस्तेमाल करते कोयला, उसके ऊपर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, बैन करा, और ये प्रॉब्लम थी। चारकोल इज़ एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन आयरन स्मेल्टिंग प्रोसेस एंड द इंडस्ट्री कुड नॉट थ्राइव विदाउट इट्स सप्लाई। अब देख लीजिए, ये एक अहम जो चारकोल जो था, कोयला का एक अहम रूल था, एक अहम जुज था, किसको, आयरन को स्मेल्टिंग के, आयरन स्मेल्टिंग का जो प्रोसेस था, इसमें एक अहम रोल अदा करता था। और ये इसकी वजह से अगर इसका इस्तेमाल नहीं हुआ तो इससे जो है ये क्या कहते हैं, आयरन स्मेल्टिंग जो है थ्राइव नहीं कर सकता, ये फैल नहीं सकता है विदाउट सप्लाइंग द फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट लॉज बैंड देयर मूवमेंट इन द रिजर्व्ड फॉरेस्ट। और कुछ एरिया जो है मतलब ब्रिटिश ने जब फॉरेस्ट एक्ट लाया उसके तहत जो है उन्होंने रिजर्व करके रखा, जहाँ पे जो है कोई भी नहीं जा सकता है, लकड़ी की तो दूर की बात थी। आयरन स्मेल्टर्स वर आस्किंग टू पे हाई टैक्सेस टू द फॉरेस्ट अथॉरिटीज़। और फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ के तहत जो है काफ़ी ज़्यादा टैक्स लिया जाने लगा, किन से, जो आयरन स्मेल्टर थे, जब फॉरेस्ट एक्ट जो है फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ के तहत। उसके बाद पोस्ट 1950s द इंग्लिश स्टार्टेड इंपोर्टिंग आयरन फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया। अब देख लीजिए 1950 में क्या करा, जो इंग्लिश लोग जो थे वो इंपोर्ट करने लगे, यानी कि इंग्लैंड से लोहा लाने लगे। दिस डिस्करेज इंडियन आयरन। तो इसकी वजह से हिंदुस्तान का आयरन जो है वो काफ़ी डिस्करेज हो गया, आयरन स्मेल्टर फॉर परस्यूइंग द सेम। अब देख लीजिए वो लोग भी क्या करने लगे, इसको परस्यू कहने लगे, यानी कि इसका जो है मतलब इसको जो है काफ़ी तौर पर जो है इस चीज़ को जो है वो लोग क्या करने लगे, डिस्करेज हो गया यहाँ के लोगों को, और वो लोग क्या क्या करने लगे, इसको जो है बेचना नहीं चाहते थे, यानी कि उसको परस्यूइंग द सेम। इसी तरह की प्रॉब्लम जो है यहाँ पे वो लोग फेस कर रहे थे। इन द लेट 19th सेंचुरी मैनी फेमाइंस डिस्ट्रॉयड ड्राई ट्रैक्स फॉर आयरन स्मेल्टर्स। और यहाँ पे कैद साली पड़ गई, यानी कि काफ़ी किल्लत जो है यहाँ पे गज़ा की आ गई, यानी कि जो ग़िज़ा यानी कि यहाँ के लोगों की ग़िज़ा में काफ़ी शदीद तौर पर जो किल्लत आ गई कैद की वजह से, और जिसकी वजह से जो डाई ट्रैक्स जो थे, यानी कि जो कित्ते जहाँ से वो लोग आयरन निकालते थे, वो लोग वो उनको काफ़ी प्रॉब्लम वो भी ख़त्म हो गए, किसकी वजह से, फेमाइंस की वजह से। आयरन इंडस्ट्रीज़ पोज द बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर द लोकल आयरन स्मेल्टर्स। और आयरन की जो इंडस्ट्रीज़ को जब पोज करा गया, ये एक बहुत बड़ी चैलेंज थी लोकल आयरन स्मेल्टर्स के लिए, हु आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द बिग इंडस्ट्रीज़। अब देख लीजिए यहाँ के लोग क्या करते थे, हाथ दस्तगिरी करते थे, हाथ से वो चीज़ों को बनाते थे, और जब फैक्ट्रियाँ यहाँ पे इंस्टॉलमेंट फैक्ट्रीज़ का हो गया तो उनको जो है काफ़ी यहाँ के लोगों को काफ़ी जो है उनके साथ जो है मुकाबला करने में प्रॉब्लम आने लगी। व्हाट प्रॉब्लम डिड द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट। तो किस तरह के मतलब प्रॉब्लम जो था, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था जो इंडियन टेक्सटाइल थी जब उसका आगाज़ करा था अर्ली ईयर्स डेवलपमेंट में, यानी कि आगाज़ में ही जब ये तरक्की कर रहा था, यहाँ की टेक्सटाइल जो था आगे बढ़ रहा, तो किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दी प्रॉब्लम्स आर गिवन बिलो। सबसे पहले क्या था, कंपटीशन। दे हैड टू फेस लार्ज ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ हु आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मार्केट। अब देख लीजिए यहाँ का जो आयरन का यानी कि सिंपली यहाँ पे क्या जो है इंडियन टेक्सटाइल जो था, जो हाथ से बनाई गई चीज़ें थी, ये सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी क्योंकि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल करी गई थी, और उनकी प्रेजेंट मतलब यहाँ पे जो थी ऑलरेडी यहाँ पे उनकी मार्केट थी एक्सपोर्ट, और इट वाज ए चैलेंज फॉर देम टू एक्सपोर्ट टू इंग्लैंड ड्यू टू द ह्यूज एक्सपोर्ट प्राइजेस। अब देख लीजिए उनको ये डिफ़िकल्ट हो रहा था इंडियन टेक्सटाइल को कि यहाँ से वो माल एक्सपोर्ट करें इंग्लैंड में, और उनको जो है ह्यूज प्राइजेस देना पड़ता था टैक्स के तौर पर, फिर वो वहाँ पे वो चीज़ जो थी काफ़ी कीमती पहुँचती थी, और ये भी एक प्रॉब्लम था। उसके बाद फेलियर, इंग्लिश कॉटन टेक्सटाइल आउटस्टिड इन इंडियन टेक्सटाइल फ्रॉम इट्स पेरेंट मार्केट लाइक अफ्रीका एंड यूरोप। और इसकी वजह से भी ये जो है यहाँ का इंडियन टेक्सटाइल जो है वो क्या हो गया, वो फेलियर हो गया, क्योंकि ऑलरेडी जो थे इंग्लैंड के कॉटन के टेक्सटाइल के आउट ऑफ, जैसे अमेरिका में भी वो लोग थे, वो लोग अफ्रीका में भी थे, वो लोग यूरोप में भी थे। नो बायर, अब इसको खरीदने वाला, इंडियन टेक्सटाइल को खरीदने वाला कोई नहीं था। यूरोपियन स्टार्टेड अवॉइडिंग द व्यूअर्स ऑफ
बंगाल एंड डिड नॉट बाय फ्रॉम देम। अब यूरोपियन ने क्या करा, जो लोग व्यूवर्स यहाँ के थे, जो लोग इन चीज़ों को बुनते थे यहाँ पे, यानी कि जो लोग इन चीज़ों को कपड़े को बुनते थे बंगाल में, उसको जो है यूरोपियन ने अवॉइड करा और विच मेड द बंगाल व्यूवर्स द वर्स्ट हिट। तो बंगाल के जो व्यूवर्स थे उनको काफ़ी हिट करा, बुरी तरह से वो लोग जो हैं, इस इंडियन टेक्सटाइल जो है वहाँ पे पूरी तरह से ख़राब हो गया। अब देख लीजिए, व्हाट हेल्पेड टेस्को एक्सपांड स्टील प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब देख लीजिए, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार में टेस्को जो था, अब देख लीजिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, टेस्को क्या है, इट वाज द, ये हिंदुस्तान की जो है पहली कंपनी की ही कंपनी ही थी। सिंपली आप यहाँ पे क्या है, द टाटा आयरन, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इसको कहा जाता है, जिसको पहले ही मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान 1912 में जो था, इसको जो था इसकी बिगनिंग शुरू करी थी, इससे माल वगैरह जो था, प्रोडक्शन जो था तैयार किया जाने लगा था। तो व्हाट हेल्पेड टेस्को, यानी कि द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने किस तरह से हेल्प करा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में स्टील के प्रोडक्शन को बढ़ाने में। अब देख लीजिए, द फॉलोइंग रीजंस लीड टू टेस्को एक्सपांड। तो इस तरह से टेस्को ने ये मदद करा, किसके, यहाँ का जो हमारा क्या था, स्टील को प्रोडक्शन को बढ़ाने के, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो दुनिया की पहली अजीम जंग हुई थी उस दौरान, वर्ल्ड वार फर्स्ट, the war demanded a huge amount of iron and steel for the production of ammunition, which was a demand that Britain had to entertain। अब देख लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हो गया, टेस्को जो था इसने काफ़ी मदद करा, किसके तहत, यानी कि उसने स्टील को प्रोवाइड करने में, क्योंकि इससे वो लोग जो ब्रिटेन, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गई तो इसका जो है काफ़ी डिमांड बढ़ गया, किसका, स्टील और आयरन की प्रोडक्शन का, एमुनिशन को बनाने के लिए, विच वाज डिमांडेड दैट ब्रिटेन हैड टू एंटरटेन, क्योंकि ब्रिटेन इस वक्त, ब्रिटेन के पास ये नहीं था तो वो अपने हिसाब से रह रहे थे, लेकिन काफ़ी डिमांड बढ़ गई हिंदुस्तान के स्टील और आयरन की ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। इंडियन मार्केट्स टर्न टू टेस्को फॉर रेल वर्क टू सप्लाई आयरन एंड स्टील। तो हिंदुस्तान की मार्केट ने जो है रेलवे वर्क भी लगा था तो उसको भी सप्लाई करा, और स्टील और आयरन और बाकी जो इंडियन मार्केट्स था वो टर्निड हो गया इसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो था वो लोग एम्यूनिशन और तरह तरह में वो इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पे भी इस टेक्सटाइल को, यानी कि हिंदुस्तान के क्या कहते हैं, स्टील और आयरन की इंडस्ट्री भी काफ़ी फ़रोग कर गई। टेस्को बिल्ट शील्ड्स एंड कैरेजेस व्हील्स फॉर वर्ल्ड वार फर्स्ट। और जो टेस्को जो था, यानी कि जो द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो थी, इसने क्या करा, ये शील्ड्स बनाने लगी, व्हील्स जो है कैरेज के लिए व्हील्स बनाने लगे, मतलब उसकी फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए। बाई 1919 द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड बाइंग 90% ऑफ द स्टील मैन्युफैक्चर बाय द टेस्को। आप देख लीजिए 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, कम से कम 90% जो है यहाँ से स्टील जो है मैन्युफैक्चर किया जाता था, टेस्को कंपनी के द्वारा उसको खरीदने लगी। यानी कि मतलब इस तरह से आप देख लीजिए फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या होता है कि स्टील की काफ़ी डिमांड बढ़ती है, और जो क्या कहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था वो अपने ही हिसाब से, अपने ही एंटरटेनमेंट में उसका इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसकी वजह से यहाँ का जो इंडियन मार्केट्स जो था स्टील और आयरन का था, काफ़ी उसका टर्निंग पॉइंट आ गया फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, क्योंकि उसको जो था रेल वर्क के लिए काफ़ी सप्लाई करना पड़ा आयरन और स्टील को। और टेस्को जो था उसने शील्ड्स और कैरेजेस व्हील्स को बनाया, और जिसकी वजह से 1990 में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 90% जो है यहाँ से जो भी स्टील मैन्युफैक्चर करे गए थे, स्टील से जो भी चीज़ें बनाई गई थी हिंदुस्तान में, डिमांड पे वो कहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मांगा। आई होप आपको जो है ये डिस्कशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा। मैंने आपके सामने ये जो 6th चैप्टर जो आपका है, इसके जो हैं यानी कि व्यूवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स के तमाम क्वेश्चन अच्छी तरह से फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 11 तक मैंने अच्छी तरह से डिस्कस करे। इफ़ यू हैव एनी आई क्वेरीज, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस डिस्कशन, यू कैन कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स। और आखिर में आपसे यही कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करिए, ताकि मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह के वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच।